सबसे बड़ी चीज़ यही कि अपना कोई भी जब हम कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम अपने एक प्रिंसिपल्स लिख लें अपने उसको, कि भई हम इन चीज़ों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ये हमारे प्रिंसिपल्स रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक। नया एपिसोड, नई शख्सियत और फिर से नई जानकारी। आज एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है हम और आपके सपने पूरे करने में। हम सभी का सपना होता है एक प्यारा सा आशियाना हम सभी का हो, जिसमें हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहें। वो शिवांग ग्रुप के चेयरमैन हैं, रियल एस्टेट में वर्किंग करते हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं और सबसे अच्छी बात जयपुर में निवास करते हैं। जयपुर जहाँ हर कोई रहना चाहता है, बाहर से भी लोग आकर यहाँ रहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करूँगा उमेश अग्रवाल जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, वाकई में ये हर किसी का सपना है कि उसका एक प्यारा सा आशियाना हो और अच्छी बात है कि आप इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। जी। मेरा जो सवाल आपसे सबसे पहले रहेगा वो ये है कि आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? बेसिकली देखिए, मैं आपसे एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा कि हमारे चुनने से कुछ भी नहीं होता है, सब डेस्टिनी है। बिल्कुल। मेरे एक मित्र थे, मैं तो प्रसारण निगम में एक बहुत सीधा-साधा जेईएन था, जूनियर इंजीनियर जिसको कहते हैं, प्रसारण विद्युत प्रसारण निगम में। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे, मित्र थे, उनकी कोई कॉलोनी थी, वो सेल नहीं हो रही थी, तो वो मेरे पास आए कि यार तू इसको देख ले, ऐसा-ऐसा हमारे किसान जो है, वो पीछे पड़ा है पेमेंट के लिए। तो हम उसमें बड़ी मुश्किल से कहने पे एंटर हुए तो हमने उसकी पूरी कॉलोनी को सोल्ड आउट कर दिया। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी जी। अपनी कंपनी की। फिर धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ते गए हमारे कदम और एक इंटरेस्ट आने लग गया रियल एस्टेट के क्षेत्र में और हम धीरे-धीरे अपना खुद का चालू करने लगे। तो फिर आपने जेईएन पोस्ट से क्या? मैंने हाँ, कुछ सालों बाद में फिर हमारे एक कोई मित्र थे, वो भी दोनों रियल एस्टेट का भी करते थे और गवर्नमेंट जॉब भी करते थे। उन्होंने कहा कि उमेश जी, अब आप जिस तरीके से ऑफ़िस और जो ये सारा आपने पूरा वो किया है, इतना बड़ा एम्पायर खड़े किया था। एम्पायर खड़ा कर रहे हो और जो विज़न है आपका, उस विज़न के अकॉर्डिंग आपको सर्विस छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो कई समस्याएँ दूसरी आ बिल्कुल जाएँगी। होता है, होता है। तो हमने उसके बाद उनकी बात को मानते हुए हमारे काफ़ी अच्छे। मतलब कहीं न कहीं आपके इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपके मित्रों का बड़ा रोल रहा। हाँ, मित्रों का बड़ा रोल अगर दोस्ती बड़ी मजबूत होती है, दोस्त जब साथ हो, सच्चा दोस्त साथ हो तो इंसान डेफ़िनेटली आगे बढ़ता ही रहा। है। हाँ, नहीं वो तो है ही, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सर, अभी जैसे नई जनरेशन है वो भी सपने देखती है इस क्षेत्र में काम करने के और जैसा कि जयपुर का मार्केट है, जी, इसमें यंगस्टर्स युवाओं का बहुत बड़ा रोल हो गया है रियल एस्टेट क्षेत्र में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे जो युवा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, युवा अगर आप हकीकत पूछना चाहें, जी। तो हमारे से ज़्यादा बेटर युवा कार्य कर रहा है। जी। युवा इतना क्लियर और इतना सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज़्ड है कि शायद हम लोग नहीं थे। हम लोग का मीन्स हमारी वाली जो पीढ़ी है, ये मान लीजिए, और नई जनरेशन है, दोनों में कार्य करने की बिल्कुल डिफरेंट वो है। आज का युवा कोई गलत कमिटमेंट नहीं करता है, बढ़िया डेवलपमेंट वगैरह और उसका विज़न भी अच्छा है, डेवलपमेंट भी बढ़िया करता है, कमिटमेंट भी पूरे करता है और कहीं भी फ़ाल्स कमिटमेंट उसके नहीं है। आज का युवा बड़ा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज़्ड वे में चल रहा है, ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जी, जी। तो इसमें सर एक भी जैसे और डिजिटल। उनके लिए मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि आप जैसे आप लीडरशिप कर रहे हैं आगे जिस तरीके से भी, तो आपको अपना विज़न, कंपनी का जो भी विज़न है वो क्लियर रखना चाहिए और आपको पूरे सिस्टमैटिक काम करना काम चाहिए। करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपको उसकी नॉलेज भी रखनी चाहिए, जैसे भी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, सीए से रिलेटेड है, आगे और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें मतलब हैं। इसमें केवल ऐसा नहीं है सर कि रियल एस्टेट केवल एक सीमित क्षेत्र से बहुत सारे आयाम साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, इसमें तो डेफ़िनेटली बहुत सारे जुड़े हुए हैं ही।
मैं सर थोड़ा सा जैसे एग्जांपल जानना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो सके, क्या क्या मतलब छोटा सा कि क्या क्या इसमें आयाम साथ में है। देखिए, ये रियल एस्टेट एक यूजर्स एंड यूजर के लिए और एक इन्वेस्टर्स के लिए, जी। दोनों के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मतलब उनके लिए होता है। बेसिकली एंड यूजर के लिए बढ़िया सिस्टमेटिक कॉलोनी मिल जाए या सिस्टमेटिक उनके लिए फ्लैट या विला मिल जावे, वो है। और इन्वेस्टर के लिए अगर फ्यूचरिस्टिक जगह मिल जाए जहाँ भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट का आना है, और वो सब चीज़ें पता होना चाहिए। जो भी एक कॉलोनाइजर है या जो भी है, उसको अपने इन्वेस्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ में फ्यूचरिस्टिक प्लान देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कारण क्या है, कैसे पैसा क्यों बढ़ेगा, उस इन्वेस्टर को कैसे फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा, और ये सब चीज़ों का उसको एक देखना सवाल और थोड़ा पड़ेगा। मन में आता है सर कि अभी हम मोस्टली देखते हैं कई बार ऐसे केस आते हैं, अखबार में भी आते हैं भूमाफियाओं के या गलत कमिटमेंट के, तो जिससे एक भोली वाली जनता है जैसे एंड यूज़र है तो उसका पैसा फँस जाता है। अब ये तो सब पुरानी बातें हो गई जो आप कह रहे हो, क्योंकि अब रेरा जो गवर्नमेंट, जी। देखिए इसमें क्या है, एक तो कहते हैं ना कि खुद को कस्टमर को भी कुछ समझना पड़ेगा कि हम किन से ले रहे हैं। तो एक तो क्रेडाई राजस्थान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, और आप उसके मेंबर भी हैं। और हम मेंबर भी हैं जी। उसके। तो क्रेडाई राजस्थान में हम ये मानते हैं कि करीब करीब 100% ही सब लोग बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, जी। है ना। और दूसरी बात यह है कि रेरा जो आजकल जो रेरा आ रहा है, तो रेरा कस्टमर के लिए और बिल्डर के लिए, दोनों के लिए समानता लेके आया है। ये बहुत अच्छी बात तो है। अगर दोनों को हित ध्यान में रखते हुए, तो कोई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रेरा में जा सकता है और उसको कंप्लेंट कर सकता है, तो उसको उसका अधिकार मिलता है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही भू माफिया और इन सब चीज़ों की। अगर मोस्टली सर अब ये होता है बहुत मेहनत से पैसा कमाता है एक आम इंसान और फिर उसका पैसा फंसा, बड़ा दुःख होता है उसको। लेकिन आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बताई केरलाई, राजस्थान और अब रेरा देखिए वाली। क्या होता है, अब सीधी सी बात ये है कि आज हम कहते हैं कि कोई अब नकली नोट मिल रहा है, तो उसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ले रहा है उसकी भी और जो दे रहा है उसकी उसके भी। भी हैं। तो मतलब ले रहा है वो भी गुनाहगार है। सही बात है। तो वो तो ध्यान तो कस्टमर थोड़ी को भी सावधानी तो रखनी पड़ेगी थोड़ा आपको। रखना ही, सावधानियां रखनी पड़ेगी, उसको एक बात अवेयर और होना सर, अभी पड़ेगा। जैसे बीच में कई बार डाउनफॉल भी आया था इस इंडस्ट्री के अंदर, और कई बार देखा भी जाता है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ कभी-कभी चैलेंजेस बहुत सारे हमारे सामने आते हैं, तो नई जनरेशन वहाँ से गिव अप कर जाती है, कई बार बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा कोई समय आपके जीवन में कभी आया? देखिए, कोई भी अगर ये स्टार्टअप करता है तो उसको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि उतार चढ़ाव तो ये आते ही रहेंगे, और वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा तभी उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और तभी उसको विजन खुलेगा, उसका विजन भी उतना ज़्यादा खुलेगा जितना वो चैलेंज लेगा। और धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। यदि हम धैर्य रखते हैं तो अंधेरे के बाद उजाला आता ही है, इसमें कोई ये सोचने वाली सच्चाई है बात बिल्कुल नहीं है, सर। ये जीवन की सच्चाई है। तो आपने जब जिस दौरान आपके साथ ये समय रहा, जी। तो कहते हैं कि मोस्टली हम मानसिक रूप से ऐसे भंवर जाल में फँस जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते, हाँ। और अगर हमारे परिवार हमारे साथ में होता है तो हमें उसको भी मैनेज करना होता है। तो वो जो दौर आपके समय में रहा, आपके साथ रहा, जी। उस मानसिक तनाव से जब आप गुज़रे, तो आपका प्लस पॉइंट क्या रहा सबसे बड़ा, कि जो आपको बाहर निकाल के ले गया उस दौर से? देखिए, मैं ऐसा कहता हूँ कि सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। और हम मैं तो वैसे भी सर्विस क्लास फैमिली से था, अगर पर्टिकुलर मेरी बात करते हैं तो हमें तो बिजनेस करना वैसे भी नहीं आता था। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, तो हम तो इसलिए कई बार भंवरे में फंसे और वापस आए। लेकिन ये मानता हूँ कि एक तो अगर आप ये कहना चाहें कि धैर्य, पेशेंस जो है, जी। अगर किसी व्यक्ति में पेशेंस है तो डेफिनेटली उसको पार करेगा ही करेगा। अगर कोई ऐसा फंस जाता है तो अपना पेशेंस बनाए रखें, और उसके बाद वो उसको आगे देखें कि हम इसमें कैसे निकल सकते हैं, इस जो भी अपनी ये है जो जहाँ पे मुसीबत हम का दौर है मुसीबत का आपका। दौर है, और उसमें अगर परिवार साथ देता है, जैसे मेरे परिवार ने मुझे साथ दिया बहुत अच्छा, तो मुझे उन सब कठिनाइयों से निकलने निकलने में थोड़ी में बड़ी आसानी रही। आसानी रही। और इन सब चीज़ों में फंसने के बाद आदमी का एक नया विजन भी क्रिएट होता है, एक नया सिस्टम क्रिएट होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब हम लोग हमारे नए आयाम, नई शुरुआत, नया पुनर्जन्म जो हमने किया है, हमारे ग्रुप ने किया है,
उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क भी देखिए, उसके और ये अकॉर्डिंग बात तो सच है सर कि अब जब मुसीबत के दौर से बाहर निकलते हैं तो वाकई में नया जन्म ही होता नया है। जन्म ही होता है उसमें। और वो जन्म है नई संभावनाएं नई साथ लेकर बिल्कुल आता है। नई सोच, नया विजन, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे हमने अब हम भी मुसीबत में जस्ट ये 2-3 साल पहले हम इन सब चीज़ों से बाहर निकले ही थे। जी उसके बाद जैसे हमने सुप सिटी एक दिल्ली रोड पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जी करीब जी। 65 बीघा में तो हमने पूरा सोल्ड आउट कर दिया और पूरा डेवलपमेंट कर दिया, क्या और बात एक्सटेंशन की फाइल भी और लगाई है हमने। तो उसका अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट वगैरह और जो उसके काम है। करने मतलब का आप जैसे तरीका ही आए तो एकदम डायरेक्ट आपने डिफरेंट। सिक्सर ही लगाया मुझे लगता है। वो सब लगाने वाला ऊपर वाला ऊपर है, वाला हम तो है, ये कुछ आपने भी बहुत नहीं बड़ी है। बात कही सर कि ऊपर वाले को आपने क्रेडिट दिया पूरा। कि मोस्टली हम देखते हैं कि जब इंसान ऊंचाइयों को छूता है हाँ जी। तो सबसे पहले ऊपर वाले को ही साइड में कर देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो हमने तो देख लिया कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और अब हमने हमारा जो एक पुरानी टाउनशिप है, उसमें भी वापस से उसको रिनोवेट किया है। जी और हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि कस्टमर को वाकई हमें कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे कि उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। सर, एक बात अब आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे, अभी जैसे आपने एक जिक्र किया शुभ सिटी का, जी। दिल्ली रोड पे। तो इस योजना को जब आपने लॉन्च किया फर्स्ट, जब आपने कदम उठाया इस योजना के लिए, हाँ, तो उस समय क्या आपने तैयारी ली साथ में? देखिए इसमें तैयारी क्या, एक हमने अब अपने पूरे एक सिस्टमेटिक वो आयाम बनाए हैं कि भाई अब अपने को किस तरह का डेवलपमेंट करना है, हुँ, और उन किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, और किसको उनकी साथ लेकर चलना क्वालिटी है? वर्क लेते हुए उनको कैसे करना है। क्योंकि पहले हमने कभी इस तरह के विजन क्रिएट नहीं किए थे अपने को, अब हमने अपने विजन को क्रिएट किया है, इस तरह से सिस्टमेटिक बनाया है कि भाई हमें मिनिमम इसमें ये क्वालिटी तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी अपने को, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और एंड बेसिकली। ऑफ द डे कस्टमर हैप्पी रहना चाहिए और जो वो कस्टमर चाहिए जो उसको है मिलना चाहिए वो, वहाँ पर। हाँ, कस्टमर हमारे सारे खुश हैं। हमारे जो अभी 600 कस्टमर हैं जो हमारे वहाँ का जो है, जी, जी। वो सब बहुत खुश हैं हमारे से। ये बहुत बड़ी बात है सर कि जब हमें हमारे किसी प्रोडक्ट से अगर कस्टमर हैप्पी है, जी। तो वो जो फीडबैक देता है वो हमारे जीवन को वाक़ई में आगे ही बढ़ाता हाँ। है ना? और एक सबसे बड़ा सवाल कि आप जैसे एक्सटेंशन कर रहे हैं, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा हाँ, रहे हैं ऑलरेडी उसको। हमारे पास जो लैंड है हमने फाइल लगा दी तो है। अभी नई प्लान क्या है सर, नई योजनाएँ क्या हैं जो मतलब भूमि को लेकर या अब हमारा नया प्लान फ्यूचरिस्टिक रिजॉर्ट, एक रिजॉर्ट हाउसिंग लेके आने का है। जी, और हम बहुत जल्दी एक विद इन ए ईयर हम एक रिजॉर्ट हाउसिंग को दिल्ली रोड लॉन्च पर? कर देंगे दिल्ली रोड पे। सबसे पहला प्रोजेक्ट हम दिल्ली रोड पे ही लेके आएंगे, जी, जो कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका होगा, और एक डेस्टिनेशन मैरिज और एक हॉस्पिटलिटी, एक इस तरह का प्रोजेक्ट है कि जो इसका। मतलब रिसोर्ट तो सर अपने आप में नाम सुनते अलग ही फीलिंग आ जाता है उसका नाम तो। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा थॉट बना हुआ है या कुछ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन रिसोर्ट सुनकर सबको एक गुड फील, गुड वाइब्स सभी को महसूस होती है वहाँ पर। तो इसमें देखिए कि एक फ़ायदा है कस्टमर को, एक तो वो ओनर भी है, जी, और सेकंड जो है उसके जो भी इसको एक इनकम सोर्स मिल जाता है हुँ। बेसिकली। एवरी ईयर जो है उसको एक जो भी रिजॉर्ट का एक इनकम का पार्ट आता रहेगा, वो उसके पास आने लग वो जाएगा। मेन है सर सभी के तो लिए। तो हर कोई यही सोचता है कि जहाँ भी मेरा प्रोजेक्ट है, व्हाटएवर जिस भी क्षेत्र में मेरा पैसा हाँ, लगा हुआ है, वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम मेरा जनरेट होना चाहिए, वो मिलते रहना वो चाहिए। मिलता रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कार्य के साथ-साथ सभी जो भी आपसे जुड़ रहे हैं, जी, कस्टमर्स जुड़ रहे हैं, नई पब्लिक जुड़ रही है या इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं, उनका फ़ायदा भी आप साथ में देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उनका फ़ायदा नहीं देखेंगे तो देखिए कि वो आगे नहीं आएगा, कैसे साथ में सर्वाइव नहीं कर आएगा बिल्कुल पाएँगे, नहीं भी। कर पाएँगे। और सर मुझे वाक़ई बड़ा अच्छा लगा इन चीज़ों को लेकर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, ये अभी जैसे राजस्थान सरकार है, जी। काफ़ी डेवलपमेंट पे कार्य भी कर रही है। हुँ। तो क्या कोई ऐसी योजनाएँ उनके माध्यम से आपसे कनेक्ट हुई हैं रियल एस्टेट को लेकर? देखिए कि गवर्नमेंट जो है अपना इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है जी। कि उसके लिए बेनिफिट डेफिनेटली बिल्डर्स डेवलपर्स को मिल ही रहा है। हुँ, हुँ। और उसको रियली में जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके के अभी जो प्रोजेक्ट्स। एक भारत के लिए अगर कहा जाए तो एक बहुत सुनहरा अवसर है अभी, कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट का चल रहा है, अगर उसको ओवरऑल अपन देखेंगे तो रियली अप्रिसिएबल है, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली डेवलपर को और
कस्टमर को, दोनों को इन्वेस्टर्स मिलने को, वाला है सबको मिले। और साथ में जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको तो मिलना ही मिलना है। बिल्कुल मिलना ही मिलना है इसमें। सर अभी जैसे अभी जो मैं नई युवा पीढ़ी की बेसिकली आपसे ज़्यादा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वही एक देश का सुनहरा भविष्य है। हाँ और जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि नई युवा पीढ़ी पूरे जोश के साथ और पूरे क्लियर विजन के साथ काम कर रही है जी इस क्षेत्र में। जी और जैसे कि अभी डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल हाँ। मीडिया का दौर है, तो क्या ये सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपके रियल एस्टेट में फ्रूटफुल है? अब तो यही है, अगर देखा जाए तो भाई इन्वेस्टर तक पहुंचने के लिए इससे बढ़िया जरिया कोई है ही नहीं। जी। ठीक है, पेपर मीडिया और ये सब कुछ है, लेकिन डिजिटल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट है आज। हर बंदा जो है डिजिटल उसमें है, उससे वाकिफ है और उसको देखता है, सारी चीजें हैं तो। एक बात तो सर जैसे मुझे ये भी याद भी आया आपसे बातचीत के दौरान कि आपका जो बड़ा बेटा है, आपका जो जी कहते हैं ना, एक बेटा पिता का कंधा होता है साथ चलने वाला, हाँ। तो वो भी अभी इस क्षेत्र में आपने उसको उतारा है, तो उससे क्या उम्मीदें हैं आपको अभी? उम्मीदें बहुत बढ़िया हैं, उसका विजन बहुत अच्छा है और डेफिनेटली अच्छा वर्क करेगा ऐसा मेरा मानना है। जी। और मैंने कई बार उसको पूछा भी कि भाई रियल एस्टेट का काम क्यों करना है तेरे को। हम्म। बोलता है मुझे रियल एस्टेट का ही करना है, मुझे और कुछ भी नहीं करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलिए ठीक है। तो हाँ, एक सहारा अगर घर में मिल जाता है और पिता के साथ उसका बेटा या बेटी साथ में जुड़ता है तो मुझे लगता है मजबूती से हम आगे बढ़ पाते हैं इस क्षेत्र नहीं में। ठीक है, हमने जो बनाया है आयाम, अगर हमारा बच्चा भी अगर उस चीज़ को अडॉप्ट करता है जी। तो उसके लिए तो दोनों के लिए सौभाग्यशाली वाली बात है कि जो ठीक है। और आपकी बेटी सर जो इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आगे बढ़ रही है अभी, तो बिकॉज जी इंटीरियर डिजाइनिंग भी आपका रियल एस्टेट का ही पार्ट है एक। बेसिकली कोरिलेटेड ही है एक जी। दूसरे से। तो उनको क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे साथ में कि वो किस तरह से आगे बढ़े इस क्षेत्र में और अच्छे से? नहीं देखिए क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिजॉर्ट, सपोज मैं रिजॉर्ट लेके आ रहा हूँ, जी। तो डेफिनेटली मुझे बिटिया की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इंटीरियर तो उनको ही करना है, और वो तो वैसे ही ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वगैरह सब ऑनलाइन मिलते हैं बच्चों को आजकल। हम्म। सब वो उनको भेज देते हैं अपना अपना इंटीरियर और जो भी डिज़ाइन बना के। तो आजकल तो इतना अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला हुआ है बच्चों को कि उनके प्रोग्रेस में कोई मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अगर हम प्राचीन अनुभव को और आधुनिक जीवन शैली को या आधुनिक तरीकों को साथ लेकर चलें तो मुझे लगता है कि हर एक बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकता है। परिवार के सदस्य अगर सब साथ में हो तो हम हर मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। और डेफिनेटली रियल एस्टेट का सुनहरा भविष्य तो है ही, जैसे कि आपने बताया। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। अभी तो भारत मेरे हिसाब से तो अभी ही पहली बार ही देख रहा हूँ मैं इस तरह का सुनहरा दौर जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर। कहें। हाँ, तो रियल एस्टेट में तो अभी बहुत ज़्यादा संभावना है, अगर देखा जाए तो जी। बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी बात है सर, और मैं सभी युवाओं को भी इसको संदेश को साथ में सर्कुलेट करना चाहूँगा सर के माध्यम से कि आप डेफिनेटली अगर कोई अच्छा अपना करियर का ऑप्शन देख रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि आप अपने किसी अनुभवी सीनियर्स के साथ में, मेंटोर के साथ में लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, सर को अप्रोच कर सकते हैं। हम्म, और सर एक बड़ा हमारा छोटा सा उसूल भी रहता है कार्यक्रम का कि हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं वो हमारी नई जनरेशन के लिए, नई युवा पीढ़ी के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर डेडिकेट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभवों का निचोड़ उस संदेश के माध्यम से हमारे व्यूअर्स तक जरूर शेयर करें। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ यही कि अपना कोई भी जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले हम अपने एक प्रिंसिपल्स लिख लें अपने उसको, कि भाई हम इन चीज़ों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ये हमारे प्रिंसिपल्स रहेंगे। और हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई हम कहीं जाके फिर अटक जाएं और फिर अपने किसी। तो जानकारी इस तरह से कि अपने फाइनेंस की भी जानकारी हो, अपने चाहे वो सीए से उसकी जानकारी ले लें में, जैसा अपना सीए कहता है कि भाई ठीक है इसको इस तरह से करिए। अपने को कंपनी को आगे किस तरह से रन करना है उसकी पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कहाँ प्रोजेक्ट करना है कहाँ नहीं करना है, किस तरह से टीम वर्क को साथ में लेके चलना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल अगर हम सभी चीज़ों पे फोकस रखें साथ में और एक कैसे हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, कैसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे आयाम हैं जिन पर हमें फोकस रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिना फोकस रखे तो कैसे होगा, कुछ नहीं हो पूरा सकता। विजन और सब चीज़ें तो।
सर आपने इतना कीमती समय दिया और मुझे लगता है कि जो बातें आपने अभी शेयर की हैं सभी व्यूवर्स के जीवन में बहुत काम आने वाली हैं और डेफिनेटली आप सभी ग्रो करेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। सर आपने इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आपका भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ, नई जानकारी के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।